हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू शिक्षा विद दीक्षा। आज की वीडियो इतनी स्पेशल है, ऐसे आपको पता चल ही जाएगा टाइटल ऑफ द वीडियो से, बट स्टिल मैं भी हाइड करके रख रही हूँ क्योंकि दिस इज़ काइंड ऑफ अ सरप्राइज़। और हम कह सकते हैं कि ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने PYQ के जो आंसर्स हैं लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस के, जो भी हमारे पिछले साल के पेपर के आंसर्स हैं वो ढूंढ लिए हैं। अब देखो, उसमें मैंने ना इस तरीके से आंसर्स ढूंढे हैं, बुक्स से बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने इंटरनेट से ली हैं कि जिससे हमें ना याद ना करना पड़े कुछ भी, ऐसे हमारे बिहेवियर में आ जाए या ऐसे हमारे दिमाग में फ़िट हो जाए कि वहाँ पर ना जैसे ही क्वेश्चंस देखे हमारे को वर्ड्स मिलने शुरू हो जाए, वहाँ पे हमें वर्ड्स की दिक्कत ना हो कि वर्ड्स याद नहीं आ रहे या सेंटेंसेस नहीं बन रहे हैं, कुछ भी है, इतना हमारे जहन में बैठ जाए चीज़ें कि झट से हम लिखना शुरू करें। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना प्लीज़ कि ये लीगल का पेपर है, ठीक है, ये है लीगल का पेपर। सो लीगल के पेपर में ना पेजेस भरना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इतना अच्छा गेम प्लान हो सकता है। इसके लिए अगर आपको लीगल को टारगेट करना है, सो द थिंग इज़ आप अपने वर्ड्स को जितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो उतना आपके लिए आप मास्टरी कर सकते हो। इसमें आपने ज़्यादा भरना नहीं है, सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देना है, अंडरलाइंस पे ध्यान देना है, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देना है। और जितना आप बार बार ही वो वर्ड्स को देखोगे, क्योंकि वर्ड्स थोड़े से न्यू हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट बहुत न्यू है, आपको वो दिमाग में अपने अंदर बिठाना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ एक काम ये है, लिखने का टाइम बार बार नहीं है, पढ़ने का टाइम बार बार नहीं है, बुक खोलने का टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को बार बार ही देखने का, या सिर्फ मैंने जो वीडियोस बनाई है उसको बार बार ही सुनने का टाइम है, और कोई टाइम भी नहीं है। तो हम बस ये PYQ करने जा रहे हैं और बहुत से कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे और अच्छा खासा आपको मैं बोलूँगी तैयारी हो जाएगी। अगर आपने कुछ भी नहीं किया ये कर लोगे, पास तो हो ही आप, ये मेरे से आप लिखवा लो, पास हो जाओगे आप, ठीक है। PYQ आंसर्स हैं इसमें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा 20 मार्क्स वाला है। इसमें हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स के आंसर्स कैसे देने हैं, क्वेश्चन इसमें, हाँ ये है, क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं, आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए कि वो पूछ क्या क्या रहा है, सीधी सीधी चीज़ में वर्ड्स नहीं है, तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है आपके लिए कि आपको क्वेश्चंस भी कैसे पढ़ना है, टाइम बचाना है क्वेश्चन में पढ़ते वक्त, लिखते वक्त क्या क्या वर्ड्स लिखने हैं, किस तरीके से फ्रेम करना है, सब कुछ चीज़ें इसमें डिटेल में मिलेगी, ठीक है। A invites B for the dinner, B accepts the offer, A hires a taxi but B does not turn up as A has to give the driver compensation. Can A recover it from B? Explain. क्वेश्चन है, केस है कि A ने B को खाने के लिए बुलाया, B ने एक्सेप्ट कर लिया और A ने उसको बुलाने के लिए टैक्सी भिजवाई, बट तब B ने मना कर दिया। अब जो ड्राइवर के पैसे हैं वो किसको चार्ज करने देने किसको पड़े, A को देने पड़े। तो क्या A ले सकता है? देखो सीधी सी बात है, बहुत ऑब्वियस आंसर है नहीं, क्योंकि जनरली अगर हम भी किसी को इनवाइट करते हैं तो हम उससे जो भी हमें कुछ भी नुकसान या हम बोलेंगे जो भी हमारा खर्चा एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, हम उससे पैसे नहीं वापसी लेते हैं। या इवन गिफ्ट का भी कोई केस होता है, अगर वो हमारा गिफ्ट एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं तब भी हम उससे वो पैसे नहीं लेते कि हम मैं तो पैसे गिफ्ट खरीद के लेके आया था, इसके चार्जेस ये फलाना नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसको लिखना किस तरीके से है अब वो समझते हैं। इन्वाइटिंग फॉर द डिनर इज़ अ सोशल एग्रीमेंट, ये हमारा क्या है, सोशल एग्रीमेंट। कुछ भी ऐसी चीज़ आती है आपने उसमें क्या एक पॉइंट डालना है, सोशल एग्रीमेंट, विच इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लीगली इन्फोर्सेबल, और इसको लीगली इन्फोर्सेबल करना पड़ेगा अगर हमें उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो, बट यहाँ पे लीगली इन्फोर्सेबल हुआ नहीं। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशंस, यहाँ पे लीगल रिलेशंस हैं ही नहीं, तो ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, दैट्स वाई इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन द प्योरली सोशल एग्रीमेंट, ये जो ये है क्या, ये सोशल एंगेजमेंट्स है, ये सोशल एग्रीमेंट्स है। तो सच एज एन इंटेंशन इज सच एन इंटेंशन इज़ जनरली एब्सेंट, जो यहाँ पे ये लीगल रिलेशन सेटअप करने की जो इंटेंशन है वो एब्सेंट है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है कि ये सोशल एग्रीमेंट है, यहाँ ये कोई लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर बी की कोई भी लायबिलिटी नहीं बन जाती। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस A cannot recover the compensation from B as there was no legal sense, यहाँ पे कोई लीगल सेंस ही नहीं है, समझ आ गया।
बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाता है बी पार्ट। एन इन्विटेशन टू ऑफ़र इज़ नॉट एन ऑफ़र। कमेंट बताना है। जो भी इनविटेशन के दिया जाता है ऑफ़र बनाने के लिए, वो खुद एक ऑफ़र नहीं होता है। ये सेंटेंस है। ये मैंने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था तो उसमें ये चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की थी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि आएगा, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आया भी हुआ है ये। ठीक है, इसके लिए जो टाइप्स होते हैं मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। जैसे कि IPOs हो गए, या मैं बोलूँ जो भी अगर कोई भी चीज़ें लेनी होती है तो हम जो सप्लायर्स के जो भी हम क्या बोलते हैं, सप्लायर से जो भी हम उनके मेन्यूज़ वगैरह मंगवाते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हम रेस करवाते हैं वो सब हमारा इनविटेशन टू ऑफ़र में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, सो दिस अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू एज इट इज़ नॉट एन ऑफ़र। वो ऑफ़र नहीं है, वो सिर्फ एक विलिंगनेस है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ऑफ़र करे। इनविटेशन टू ऑफ़र का मतलब ये होता है मैं चाहती हूँ ऑफ़र करे, बट वो ना तो मेरी एक्सेप्टेंस है ना ही वो मेरा ऑफ़र है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकता है कि एन इन्विटेशन टू ऑफ़र इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस। तब भी आप बोलोगे दैट दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। क्यों? ठीक है, पहले मैं आपको दोनों चीज़ समझाऊंगी। इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। दोनों चीज़ों को मैं ध्यान से लेके चलना है, क्योंकि ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, हो सकता है यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी आ जाए। तो दोनों चीज़ें हम क्लियर करके चलेंगे। ये जस्ट एक विलिंगनेस है कि इनविटेशन जो है टू ऑफ़र है, जस्ट एक विलिंगनेस है। मैं चाहती हूँ कि मेरी किसी से बात बन जाए। ठीक है, अब वो बात कैसे बनेगी, वो पूरा कॉन्टैक्ट कैसे बनेगा, उसके लिए सामने वाला जो मेरे को ऑफ़र ला के देता है उस, और वो भी मैं उसमें एक्सेप्टेंस देती हूँ या नहीं देती हूँ, वो बात की बात है। ठीक है, सो यहाँ पर ये हो जाएगा दिस अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दिस इज़ जस्ट एन विलिंगनेस टू हैव ऑफर ऑन दिस। ठीक है, द रेजर, जो भी रेस कर रहा है, द रेजर ऑफ द इन्विटेशन टू ऑफर इवन डजेंट शो द एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्टेंस भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, बस वो चाहता है कि कोई उसको ऑफर करे, बट ही इज़ इन्वाइटिंग अदर्स। वो दूसरों को बुला रहा है टू गिव देयर ऑफ़र, कि वो अपना ऑफ़र दे उसको। ठीक है, सो डैट दे कैन बोथ मेक एन ऑफ़र। उसके बाद ऑफ़र बन जाए या एक्सेप्टेंस हो जाए। आ गई बात ये क्लियर? अगर ये चीज़ यहाँ पर नॉट एन एक्सेप्टेंस आती है तब भी आपने यही चीज़ लिखनी है। समझ आ गई? एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हम बनाते चल रहे हैं साथ के साथ। चलो अब आ जाते हैं हम सी पार्ट में। एम सोल्ड हिज कार फॉर 2 लाख। उसने 2 लाख की बेची। ठीक है, इवन दो मार्केट वैल्यू वॉज 3 लाख। उसको बाद में पता चला भैया मेरी जो मैंने 2 लाख में बेची है उसकी मार्केट वैल्यू तो 3 लाख की है। कैन ही डिमांड द रेस्ट ऑफ द मनी आफ्टर 3 months ऑफ सेल ऑन द ग्राउंड्स दैट द कंसिडरेशन वॉज इनएडिक्वेट। ये बोल करके कि जो मैंने आपको 2 लाख में बेचा है वो 3 लाख का सामान है, तो आप मुझे रेस्ट 1 लाख जो है दे दो। क्या ये हो सकता है? ये चीज़ है। आप खुद एक बार ही सोचो अपने इंट्यूशन से कि अगर आपने कोई भी चीज़ सस्ती में बेच दी है और बाद में आपको के दोस्त आके बोलता है अरे तूने तो बहुत सस्ते में बेच दिया, तो अब आप क्या वापसी उससे पैसे दे सकते हो? वो बोलेगा भैया तू तो खुश था ना, जब तू बेच रहा था तब तू खुश था ना, तो अब किसी ने तेरे कान भर दिए तो तू क्यों मेरे पास आके पैसे ले रहा है? कॉन्ट्रैक्ट तो तेरा और मेरे बीच में आया था ना। तो जो ये चीज़ है इसलिए वैलिड नहीं होगी। बट उसको लिखना कैसे है उसको समझ लेते हैं। तो उसको लिखना कैसे है? एज़ पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट वेयर द कंसेंट इज़ फ्रीली गिवन। कंसेंट उस टाइम पे था, ठीक है, तो फ्रीली अगर एक बार कंसेंट दे दिया गया है फ्रॉम बोथ ऑफ द पार्टीज़ दैट विल नॉट बी वॉइड। वो वॉइड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड है और वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर हो चुका तो भी सही है। सो एम हैड गिव, और एम ने जब दिया था तो उसने अपना 2 लाख के लिए पहले कंसेंट दे चुका है। ही वॉज हैप्पी टू हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 लाख एज अ कंसिडरेशन। ठीक है, पहले उसकी ये सब चीज़ें थी। सेकेंड पॉइंट में आपने ये चीज़ लिखनी है एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एडिकेट है, चाहे वो सफिशिएंट है या नहीं है, वो कोई भी लीगल रीज़न या लीगल रिक्वायरमेंट नहीं बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको याद होगा मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चीज़ स्पेशली लिखी थी कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये हर जगह ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, कंसिडरेशन एंड नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट हर जगह नहीं होता ज़रूरी। और ये जो नो कंसिडरेशन और नो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है ये जनरली किस केस में होता है? प्यार मोहब्बत वाले केस में। आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ अगर हमारा कोई रिलेशन होता है या
कुछ भी लव या अफेक्शन का केस होता है तो हम बिना कंसिडरेशन के भी वो चीज़ मान जाते हैं, है ना। तो जब ये चीज़ हो जाती है तो हमारे यहाँ पे कंसिडरेशन की एडिकेसी तो कोई मैटर ही नहीं करती है। आप अगर चाहो तो अपनी गाड़ी 10 रुपये में भी बेच दो, अगर आप चाहो तो कुछ पैसे ना भी लो तब भी बेच दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो इसीलिए एडिकेसी ऑफ द कंसिडरेशन इज़ नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो रेस्ट अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता। बात आ गई समझ, ठीक है। तो ये आपने ये ज़रूर लिखना है, हैज़ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी रिमेन वैलिड, ये हैंस करके आपने चीज़ ज़रूर लिखनी है। इससे आपकी एक तरीके से फाइनल स्टेटमेंट होगी कि आप क्या कहना चाहते हो। ऊपर आपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे आपके, एंड देन लास्ट में अपने स्टेटमेंट को कंक्लूड करके लिखा है, ठीक है। डी पार्ट आ जाता है, अ थ्रेट टू फाइल अ सूट ऑन फॉल्स चार्जेस अमाउंट टू कोर्जन, ट्रू और फॉल्स। उसने बोला है कि कोई डराता है कि केस कर दिया जाए फॉल्स चार्जेस के लिए, क्या वो कोर्जन होगा? तो ये कोर्जन है, ठीक है, क्योंकि आपको धमकाया जा रहा है। जहाँ भी आपने थ्रेट वर्ड देख लिया ना, आप समझ जाओ कि वो कोर्जन का केस है। तो कोर्जन के केस के लिए आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? द स्टेटमेंट इज़ ट्रू अंडर द सेक्शन 15 के, मैंने आपको बताया भी था सेक्शन 15 जो है वो कोर्जन का है, फ्रॉड का कौन सा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कौन सा है। तो ये सेक्शंस थोड़े से याद कर लेना, ज़्यादा सेक्शंस मैंने याद कराए भी नहीं है, जितने कराए हैं वो इंपॉर्टेंट है और वो याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोर्जन इज़ द कमिटिंग threatening to commit any forbidden by the Indian Penal Code with the intention to causing any person to enter into the agreement, किसी को भी डराना, ठीक है, या उसका नुकसान करने की इंटेंशन से उसको कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स करना कोर्जन कहलाता है। ये एक डिफाइन है, अगर आप चाहो तो अपने वर्ड्स पे भी लिख सकते हो, ठीक है, नॉट जस्ट टू स्टिक इन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, बस जो वर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। थ्रेटनिंग आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है, थ्रेटनिंग टू कमिट एंड फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन, ये लाइन ज़्यादा है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन, फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, थ्रेटनिंग टू कमिट, ये चीज़ आपने लिख ली, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट में आ जाते हैं, एग्रीड टू सेल his business, यहाँ पे ए है, ए agreed to sell his business to B in the Noida for 1 crore. The agreement provided that A will not carry on similar business throughout India. Is it valid? देखो ये पूछ रहा है कि 1 करोड़ दे दिया था ए ने बी को बाय ये एग्रीमेंट कह के कि वो उस नेचर का बिजनेस जो भी बी करता है पूरे के पूरे इंडिया में नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि रेस्टोरेंट टू डू द ट्रेड जो है, जो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो वर्ड होगा, हमें पता ही है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे या एग्रीमेंट्स होंगे वो वर्ड होंगे। तो ये भी एक तरीके से रेस्टोरेंट है, किसी को रोका जा रहा है ट्रेड करने से, तो ये वर्ड होगा। तो इसके लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस agreement is not valid as every agreement by which anyone is restrained from exercising the lawful profession, trade or the business is extend to void. कुछ भी ऐसा होता है तो वो void कहलाता है। बहुत ईजी था, ठीक है। चलो पार्ट एफ पे चलते हैं। हु इज़ द होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये भी बहुत ईजी है, बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ आ जाएगा। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या होता है कि जब हम जो भी नेगोशिएबल हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है बिफोर मैच्योरिटी किसी पर्सन को पास ऑन कर देते हैं, जिसमें जो हम उससे हैं ड्रॉई या पेई अपना इंस्ट्रूमेंट किसी और को पास ऑन कर देता है विदाउट मेकिंग हिम अवेयर कि कुछ भी अगर फॉल्ट अगर उसके टाइटल में है तो वो हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स में जो उसकी टाइटल होती है वो बेटर होती है जिसने उसको पास किया उससे, क्योंकि वो तो अपनी इनोसेंस में ले लेता है उससे वो चीज़, ठीक है। तो उसको समझते हैं कि इसमें मैंने वर्डिंग्स के साथ, सो अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 9, आपको सेक्शन याद होता है, ठीक है, नहीं होता तो कोई ज़रूरी नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज़ डिफाइंड एज एनी पर्सन फॉर द कंसिडरेशन, पहला हमें रेफरेंस देना ज़रूरी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केस है, ठीक है। सेकंड
कि उसको कंसिडरेशन मिलना चाहिए, वो पैसे उसको मिलने चाहिए जो इंस्ट्रूमेंट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। फॉर कंसिडरेशन बिकम्स द प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब कि उसको पास ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्रोसेसर वर्ड लिख दो तो प्रोसेसर वर्ड सही है, अगर आप पास्ड ऑन वर्ड लिख सकते हो तो वो भी आपका सही होगा। प्रोसेसर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट और द बिल ऑफ द एक्सचेंज चेक विदाउट हैविंग द सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, मतलब उसके मतलब उसको पता ना हो, बिलीव डैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम इज डिलीवर्ड हिज टाइटल। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, अगर उसको नहीं पता कि जो उसको दे रहा है उसके ऊपर कोई जो भी उसके टाइटल में कुछ भी डिफेक्ट है, तो वो पर्सन इनोसेंट प्रूफ होगा और उसके पास जो टाइटल जाएगा वो इनोसेंट और बेटर होगा रेदर देन दैट पर्सन जो भी उसको हैंडेड ओवर कर रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप इस मोड से लिख सकते हैं कि वो होल्डर होना ज़रूरी है, ठीक है, उसके पास उसको कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, वो मैच्योरिटी डेट से पहले मिलेगा लेगा उस इंस्ट्रूमेंट को, तभी उसको कंसिडरेशन मिलेगी, तो वो चीज़ होनी चाहिए। मस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम द गुड फेथ, और उसको गुड फेथ होना चाहिए, मतलब इनोसेंसी उसके साथ होनी चाहिए, उसको नहीं पता होना चाहिए कि कुछ भी फ्रॉड चल रहा है, तो ठीक है। अब आ जाते हैं जी पार्ट में। कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी एंड द सेपरेट पर्सन एंड ऑल्सो हैज़ द स्टेटस ऑफ द सिटीज़न अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ट्रू और फॉल्स? उसने बोला है कि हमें पता है कि कंपनी के पास लीगल एंटिटी है, वो एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट होती है, उसकी एक सेपरेट स्टेटस है, तो वो सिटीज़न भी मानी जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, तो ये बताना है ट्रू है फॉल्स है। अब आप खुद ही बता दो कि क्या किसी कंपनी को आपने वोट डालते हुए देखा है? नहीं देखा, तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे फॉल्स। वाइल कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन इट इज़ नॉट अ सिटीज़न, वो लीगल पर्सन है बट वो सिटीज़न नहीं है। सिटीजनशिप जनरली एट्रीब्यूटेड टू द नेचुरल पर्सनस, वो सिर्फ नेचुरल पर्सनस के साथ होती है। हैज़ द कंपनी कांट क्लेम फंडामेंटल राइट्स, और इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स को भी क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। अब हम एच पार्ट पे आ जाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट फोरम, द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन शैल नॉट एडमिट अ कंप्लेंट इफ़ इट इज़ नॉट फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ द एक्शन हैज़ अराइजिंग। ट्रू और फॉल्स? उसने बोला जो भी कॉज या कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी उसके 2 साल के अंदर अंदर अगर कोई भी कंप्लेंट रेस नहीं होती है तो ये जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया, स्टेट कमीशंस हो गए, नेशनल कमीशंस हो गए, उनको एडमिट नहीं करना चाहिए कोई सी भी कंपनी की कोई भी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रू है, टाइम लिमिट क्योंकि हमारे पास 2 साल है, ठीक है। बट द कमीशन में हैव एंटरटेन द कंप्लेंट आफ्टर 2 years, वो 2 साल बाद भी एंटरटेन कर सकती है। किस केसेस में? अगर जो भी कॉज वो बता रहे हैं, जो भी रीज़न बता रहे हैं कि 2 साल में वो जिस रीज़न की वजह से नहीं कर पाए वो वैलिड अगर होता है, तो अगर कोई भी ऐसा रीज़न होता है वो कि भैया हमें ये जो कॉज है पता ही नहीं चल रहा, हम यहाँ आइडेंटिफाई करने में हमें टाइम लग गया और वो वैलिड हो जाता है, ये कुछ भी जेन्युइन होता है, तब वो उस कंप्लेंट को फाइल कर लेती है या उसको एंटरटेन कर सकती है। समझ आ गई? नहीं एल्स नहीं तो ये नहीं कर सकती। आगे चलते हैं। Enumerate the Reserve Bank of India regulations released in accordance with the Foreign Exchange Management Act of 1999। आंसर इसमें आएगा कि देखो उसने बस ये पूछा कि रिजर्व बैंक जो भी करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा करती है फॉर मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की, तो वो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने हैं। आप खुद सोचो है ना, रिजर्व बैंक क्या करती होगी भाई? जो भी हमारा फ़ोन एक्सचेंज है वो सही सलामत रहे, कोई परेशानी ना हो, जहाँ वाइजली हो, हमारी इंडियन मार्केट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, ठीक है। ये सब चीज़ों पे करती होगी, तो आंसर भी इसी तरीके से फ्रेम करना है हमें। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स रूल्स, ठीक है, 2 तरीके हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की सबसे बड़ी कोर चीज़ यही है कि वो ट्रांजेक्शन्स को ना 2 चीज़ में बाइफिकेट कर देती है, करंट अकाउंट्स में और कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। करंट अकाउंट्स में आ जाता है जो डे टू डेली जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, वो हमारे करंट अकाउंट्स में आ जाती है, और कैपिटल अकाउंट्स में वो आ जाती है जो इन्वेस्टमेंट्स बेसिस पे या हमारी लॉन्ग टर्म कुछ भी हम इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स या लायबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, वो हमारा कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं कि वो रूल सेटअप करती है करंट अकाउंट्स के बेसिस, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए, जैसे कि पेमेंट्स हो गए, ठीक है, पेमेंट्स ऑफ ट्रेड हो गया, सर्विस रेमिटेंसीज हो गई, सब के लिए वो एक रूल्स बनाती है, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए भी रूल्स बनाती है जो FDI या ODIs हो गए, ठीक है।
ट्रांसफर एंड इशू ऑफ द सिक्योरिटी बाय द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड द इंडिया, जो मतलब बाहर के फॉरेनर्स हम कह सकते हैं, वो भी इश्यूज़ जो सिक्योरिटी का है वो ट्रांसफ़र कर सके, उस सब चीज़ों के लिए भी वो पॉलिसीज़ बिल्डअप करती है। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कि इस गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट कर सके, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन सबको देखती है। रेमिटेंसीज ऑफ द एसेट्स देखती है, रियलाइजेशंस, रेपुटेशंस एंड द सरेंडर ऑफ द फॉरेन करेंसी। वो मेन उसका इंटेंशन क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी है उसका हम रियलाइजेशन कर सके, जो भी हमारी जो खुद की करेंसीज़ हैं हम उसको जितना हो सके उतना बचा सके, कि जिससे हमारी इंडियन मार्केट जो है वो लैप्स या कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए। ठीक है, हम एकदम गरीबी की जगह ना चले जाए। तो वो चीज़ कौन रेगुलेट करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है इस बेसिस पे। ठीक है, अब जे पार्ट आ जाता है, डिस्कस द रोल ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड द इम्पैक्ट ऑफ द लीगल कंप्लायंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेबिलिटी। ये कहने का मतलब है कि हमें रोल्स बताना है जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सस्टेबिलिटी के लिए क्या क्या करती हैं। तो देखो हमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है, तो क्या क्या करती होंगी जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं? रूल मेकिंग करती है, लाइसेंसिंग और ऑथराइजेशन चेक करती है, सुपरविजन करती है, मॉनिटरिंग करती है, सब चीज़ें सही चल रही है नहीं चल रही है, एनफोर्समेंट करती है। मतलब ये वाले वर्ड्स तो आपने ऐसे तरीके से याद कर लेने हैं कि कुछ भी लीगल बॉडीज़ के लिए रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है तो आपने ये वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, ऐसे काम करो कि एक क्वेश्चन के लिए आप पढ़ाई करो तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके खुद से साथ में रेडी होते रहे, उसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। नहीं तो ये बाकी सब चीज़ें तो सिर्फ हार्ड वर्क कहलाती है। ठीक है, डिस्प्यूट्स एंड द रिजोल्यूशंस मीन क्या होता है? कोई भी एक्ट होगा वो किस लिए ही है? कोई ना कोई डिस्प्यूट्स को रिजोल्यूट करने के लिए ही है। तो हमें ये वर्ड्स भी लिखने, डिस्प्यूट्स एंड रेजोल्यूशंस कंज्यूमर और इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए होती है, मार्केट के डेवलपमेंट के लिए होती है। ओवरऑल तो ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं ना, तो आप इस बेसिस पे अपना लिख सकते हैं। इससे इम्पैक्ट क्या होता है जब इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, कि रिस्क मिटिगेशन होता है, रिस्क कम से कम होता है। ठीक है, रेपुटेशन एंड द ट्रस्ट अमंग द स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वेदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम बोल सकते हैं ये 2 पार्टीज़ हैं, या अगर मैं बोलूँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो भी सेलर और बायर है, ठीक है, या मैं बोलूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर है, मतलब जो भी एक्ट है उन सब में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी रेपुटेशन, उनकी ट्रस्ट, उनका हम बोल सकते हैं फेथ, ये रिलेशन, उसको कौन जो है अच्छे से बना करके रखता है? यही जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, कंपिटिटिव एडवांटेज मिलता है, एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज़ होता है, रिटेंशन उसकी बढ़ती है, एक्सेस टू द मार्केट्स होता है, लॉन्ग रन इफेक्ट होता है हमारा फाइनेंशियल हेल्थ में और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी में। मतलब एन नंबर्स ऑफ इसमें आप बना के लिख सकते हो, बट आपको मैंने जिस्ट देना था, जिस्ट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइनर्स एग्रीमेंट्स एंड द एग्रीमेंट्स विद पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाईलाइट द लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड टू देम। अब इसमें क्या है कि माइनर्स के एग्रीमेंट के साथ क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या और अनसाउंड माइंड के साथ क्या क्या होते हैं और उनको क्या क्या प्रोटेक्शंस मिले हुए हैं, वो चीज़ें हैं। देखो, माइनर के एग्रीमेंट के लिए आपने ये वर्ड्स लिखने जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि दिस एग्रीमेंट वुड बी कंसिडर्ड एज वर्ड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वो वर्ड माना जाएगा। ठीक है, सेकेंड आ जाता है माइनर विल नॉट बी लाइबल एट एनी केस, माइनर कभी भी लाइबल नहीं होता। भाई बच्चा है वो, ये मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर अच्छे से कर रखा था क्योंकि मुझे पता है कि ये आएगा ही आएगा और आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, सो माइनर विल नॉट बी लाइबल एट एनी केस, वो कभी भी पैसे खुद की जेब से नहीं देगा। ठीक है, माइनर कैन एंटर इनटू द एग्रीमेंट फॉर हिज बेनिफिट्स, बट वो बच्चा है, मासूम है, अच्छा सा बच्चा है, तो आप क्या करेंगे? अगर उसको कोई बेनिफिट है, आप अपने जेब से पैसे उसको देना चाहते हो, वो तो भैया वो एग्रीमेंट में आ जाएगा, बट आप चाह रहे हो कि उसको लूट लो, ना जी ना, वो नहीं हो सकता। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन एक्ट में लीगल प्रोटेक्शन को क्या क्या मिली हुई है? नो एस्टेपल अगेंस्ट माइनर, माइनर चाहे, एस्टेपल का मतलब होता है कि नो वन कैन डिनाई हिज अर्लियर स्टेटमेंट। जैसे हम अगर जैसे मेजर हो चुके हैं तो हम अपनी कोई भी पुरानी स्टेटमेंट को डिनाई नहीं कर सकते, अगर हम डिनाई करेंगे तो उस पर भी हमारे पास लीगल कंसिक्वेंसेस होंगे। बट माइनर तो बच्चा है, मन का भोला है, तो इसीलिए उसके ऊपर कोई भी एस्टॉपल नहीं होगा। सो नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर, नो लाइबिलिटी फॉर माइनर, कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो बता चुकी हूँ आपको। रेस्टिट्यूशन इज़ नॉट कंपलसरी, अगर उससे कुछ टूट फूट हो जाती है आप बोलो कि वो भरपाई करके देगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो भरपाई करके देगा या वो चीज़ आपको ला करके देगा, कोई ज़रूरी नहीं कि वो लाइबल नहीं है। सो रेस्टिट्यूशन इज़ नॉट कंपलसरी,
कैन बी लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटीज़, बट कोई नेसेसिटीज़ हैं, आप उसको कोई खाना खिला रहे हो उसके मम्मी पापा के एब्सेंस में, ठीक है, मतलब उसके मम्मी पापा नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से डेथ हो गई या कुछ भी है, और आप एज अ गार्जियन उसके लिए देख रेख कर रहे हो, उसको नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसकी अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप उससे रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उस केस में उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, और जितनी प्रॉपर्टीज़ उसको मिली हुई है उसी वही लायबल होगी, वो खुद उससे कुछ कमा करके नहीं देगा। आप सोचो ना कि कमा के देगा, नहीं, ऐसा केस नहीं होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ भी ज़रूर रखना है कि उसकी प्रॉपर्टी लायबल दिखानी है, आपने उसको लायबल मत बना देना। अग्रीमेंट विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उसका भी क्या है कि वो उसका भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वर्ड होगा, बट इस केस में क्या होगा, अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है बट ही इज़ हैविंग साउंडेड माइंड इन सम इंटरवल्स, कुछ टाइम के लिए उसको याददाश्त वगैरह वापस आ जाती है, वो पागल से समझदार हो जाता है कुछ टाइम के लिए, तो उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और ये चीज़ का प्रूफ रखा जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये चीज़ आपने एक्स्ट्रा मेंशन करनी है इस केस में, ठीक है। सो अर्न प्रोटेक्शन उसको क्या मिलेगी, सारी प्रोटेक्शन उसको मिलेगी जो माइनर्स को मिल रही है, साथ में उसको भी नेसेसिटीज़ के लिए अगर कोई उसके लिए कोई दवा दारू के लिए उसका कोई खर्चा उठा रहा है तो वो भी, अगर उसके पास कोई पोजेशन में प्रॉपर्टी है या उसके जिसका वो ऑनर है तो वो उसको रिम्बर्स कर सकता है। समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लोर द की प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अगर आप देखो ये क्वेश्चन कितना लेंथी है, बट ध्यान कहाँ रखना है, की प्रोविजंस पूछा जा रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 का, एंड देयर सिग्निफिकेंस इन द गवर्निंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया, एनालाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल टाइप्स। पूछ लिया उसने अब, इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग द प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, डिस्कस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और उनकी इम्प्लीकेशंस बताओ, ठीक है। तो की प्रोविजंस क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, बेनिफिट मिल जाती है इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आने से। ईजी ट्रांसफरेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है, जो भी फिजिकल कैश की हमें रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक करने की तो वो हमारा जो है वो बच जाता है, साथ में हमारे जो भी स्टैंडर्डाइजेज जो भी राइट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं उसको हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि जो भी पेयर के जो, या हम बोल सकते हैं ड्रॉर के या ड्रॉई के जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो हमारे